नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों को हम डिटेल से बात करेंगे और इसकी व्याख्या सहित सारा हल इसमें आपको देंगे। अगर आप हमारी पिछली सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक जुड़ा हुआ मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से ज़रूर देख लें। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों से। जैसे कि आज का प्रश्न है हमारा, जो कि दोस्तों हम आपको बता दें, हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो कि छूटा हो। ये एक तरह से आपका मॉक टेस्ट पूरा हो जाता है, सभी टॉपिक आपके रिवाइज हो जाते हैं। चलिए, जैसा कि परिपथ एसी हो या डीसी, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी होता है। सही उत्तर प्रतिरोधक, जिसे रजिस्टर बोलते हैं। परिपथ एसी हो या डीसी, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी प्रतिरोध होता है। अगला है, संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है? सही उत्तर अपवाह वेग के। अपवाह वेग किसी चालक क्षण पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक रेखीय दिशा में गमन करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गमन करते हैं वह वेग अपवाह वेग कहलाता है। फार्मूला आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। जैसा कि अपवाह वेग बराबर आपका दिया गया I/NE होता है, जहाँ की I धारा को प्रदर्शित करता है, E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश को प्रदर्शित करता है, A जो है क्षेत्रफल पर प्रदर्शित करता है। इस प्रकार आप जान सकते हैं। चलिए अगला है, 21 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होता है जब इससे 7 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है? सिंपल सा है, हमें यहाँ पर वोल्टेज निकालना है, जो कि V बराबर IR होता है। यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 21 में 7 का गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर 147 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वोल्टेज ड्रॉप्स को श्रृंखला यानी सीरीज के 3 प्रतिरोधकों में से प्रत्येक में मापा जाता है तो 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट स्रोतों वोल्टेज का मान क्या होगा जिससे ये प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं? चलिए, इसे जो कि हम जोड़ लेते हैं सीरीज क्रम में, तो आप यहाँ पर जोड़ेंगे पूरा तो 8 5 13, 12 बार 24 25, यानी आपका यहाँ पर 25 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं आसानी से। श्रेणी में जो है आपका जुड़ जाता है, अगर समांतर में होता तो सिर्फ एक वोल्टेज दिया रहता, वही आपका उत्तर हो जाता। जैसे कि 1000 वाट क्षमता का एक दिन एक विद्युत हीटर प्रतिरोध 3 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि यूनिट लागत 4 रुपये है तो 30 दिनों वाले एक माह में हीटर के उपयोग के कारण ऊर्जा व्यय का परिकलन करें। जैसा कि कुल ऊर्जा खपत बराबर होता है वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000 होता है इसका फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि 1000 वाट है तो 1000 रखेंगे, 3 घंटा तो 3 रखेंगे, यहाँ पर 30 दिन है तो 30 दिन रख देंगे, और चार चार एक यूनिट का 4 है तो यहाँ पर 4 से भी गुणा कर देंगे तो 1000, तो 1000 आपका कट जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका 90 आएगा, 90 से 4 का गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 360 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला है, अगला हमारा प्रश्न है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की रक्षा करता है? सही उत्तर आर्मरिंग। आर्मरिंग जो है यांत्रिक चोट से हमारी केबल को सुरक्षा देता है, जो कि आर्मरिंग केबल को यांत्रिक आघात से के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। केबल का आर्मरिंग जस्तीकृत इस्पात यानी स्टील का या एल्युमिनियम के तारों या पत्तियों से निर्मित एक प्रकार का सघन जाली होता है। इससे केबल की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ने के साथ साथ तन्य सामर्थ्य एवं कठोरता भी बढ़ती है। अगला हमारा इस प्रकार है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त है? सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर डी उच्च परावैद्युत सामर्थ्य बिल्कुल राइट आंसर है। देख लेते हैं यहाँ पर जो कि दिया गया इंसुलेटिंग पदार्थों का प्रमुख गुण उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होता है। विद्युत रोधी पदार्थ
का तात्पर्य विद्युत के विरोधी पदार्थ से है, जो विद्युत का विरोध करता है, विद्युत को रोकता है अथवा विद्युत के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, वुड, वूल, बोन, एबोनाइट, एस्बेस्टास, रबर, माइका इत्यादि होते हैं। अगला हमारा प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया, जैसा कि दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरण के लिए प्रयुक्त केबल का प्रकार चुनें। जिसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, गोल लचीला केबल, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि दिया गया है, घरेलू उपकरण के लिए गोल लचीला केबल का उपयोग किया जाता है। इसे तांबे के अनेक महीन तारों पर पीवीसी चढ़ाकर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि एल्युमिनियम केबल को बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले लग के प्रकार की पहचान करना है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर ए, द्विधात्विक केबल लग, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है जो कि कौन सा स्पष्ट करता है कि फ्लक्स घनत्व चुंबकन बल के पीछे हमेशा पश्च होता है। सही उत्तर हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस स्पष्ट करता है कि फ्लक्स घनत्व चुंबकन बल के पीछे हमेशा पश्च होता है, जहाँ चुंबकन बल की इकाई एम्पियर इंटू टर्न प्रति मीटर होगी तथा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की इकाई जो है वेबर प्रति वर्ग मीटर होगी। अगला प्रश्न, संकीर्ण हिस्टैरिसीस पास वाली एक सामग्री को डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर नरम चुंबकीय पदार्थ के रूप में जाना जाता है। नरम चुंबकीय पदार्थ के बीएच वक्र का क्षेत्रफल कम होता है, इसी कारण से इसे संकीर्ण हिस्टैरिसीस पास वाला पदार्थ कहते हैं। इसका क्षेत्रफल कम होने के कारण इसमें हानियाँ भी कम होती हैं। अगला है सथिल्य पास यानी हिस्टैरिसीस बीएच वक्र में क्या प्रदर्शित करता है। सही उत्तर चुंबकीय अविभाज्य घनत्व जो है इसको प्रदर्शित करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है, जैसे कि बीएच वक्र निम्न रूप से प्रदर्शित होता है, जहां बी चुंबकीय अविभाज्य घनत्व जिसकी इकाई जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है, एच जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और जिसकी इकाई जो होती है एम्पियर इंटू टर्न प्रति मीटर होता है। साथ में बीएच से लेगिंग प्रवृत्ति में रहता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके चुंबकत्व के उत्क्रमण पर उसमें ऊर्जा का क्षय होता है कहलाता है। सही उत्तर चुंबकीय शैथिल्य यानी चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहलाता है। चुंबकीय हिस्टैरिसीस चुंबकीय ऊर्जा बदलाव में सापेक्ष ऊर्जा का ह्रास दर्शाता है। चुंबकीय शैथिल्य यानी हिस्टैरिसीस ह्रास जितना अधिक होगा उसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा हानि उतनी ही अधिक होगी। ज्ञात रहे चुंबकीय बल तथा चुंबकीय घनत्व के बीच का वक्र जो इस हानि को दर्शाता है उसे बीएच वक्र के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा दिया गया डेड डैश का इस्तेमाल किसी खास पदार्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है। सही उत्तर बीएच वक्र। बीएच वक्र चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के मध्य संबंध दर्शाती है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया, किसी क्षारीय सेलों में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक क्षार और डेड डैश होता है। सही उत्तर निकिल आयरन या निकिल कैडमियम प्लेटें होती हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया, जैसे कि आप जान सकते हैं क्षारीय सेलों में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक क्षार और निकिल आयरन या निकिल कैडमियम प्लेटें होती हैं। क्षारीय सेलों में धनात्मक प्लेटें निकिल ऑक्साइड लेपित छिद्रमय लोहे की घुमावदार नालियों की बनी होती हैं। ऋणात्मक प्लेटें लोहे की खोखली छड़ की बनी होती हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं निकिल आयरन सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों की संख्या से एक अधिक होती है, जबकि निकिल कैडमियम सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से एक अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड बैटरियों का एक अवगुण है। सही उत्तर शॉर्ट सर्किट जो है एक ये बैटरी का अवगुण होता है।
बाकी इसके सभी लाभ होते हैं, जैसे कि स्थिर करंट, विद्युत प्रवाह, इसे बार बार चार्ज किया जाता है, इसका ईएमएफ स्थिर रहता है। देख लेते हैं यहाँ पर सेलों के नीचे बैठने वाली गंदगी जो कंटेनर के कीच घर में जमा हो जाती है उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसके कारण प्लेटों का आपस में लघु पतित यानी शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। इस दोष को दूर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का पूरा बदल देना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि डेड डैश को लेड एसिड सेल में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि तनु डाइलेक्ट्रिक यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं, जिसे तेजाब कहते हैं। देखते हैं, लेड एसिड सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड सेल में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में शुद्ध जल मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। इसकी सहायता से सेल में धारा प्रवाहित होती है। लेड एसिड सेल दो प्रकार के होते हैं जो कि निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लडेड लेड एसिड सेल, सील्ड लेड एसिड सेल होते हैं। चलिए अगला हमारा दिया गया विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ के किस मान पर प्लेट्स के सल्फेशन का प्रभाव लेड एसिड सेल में होता है। सही उत्तर 1.8 वोल्ट से कम इसका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कली मोटर बेहतर शक्ति गुणांक सहित काम करती है, यानी बेहतर पावर फैक्टर पर कार्य करती है। सही उत्तर जो प्रतिकर्षण मोटर होती है यही आपका सही उत्तर है। प्रतिकर्षण मोटर एक कली यानी सिंगल फेज मोटर का बेहतर पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है। समान चुंबकीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण विद्यमान होता है, इसी सिद्धांत पर मोटर कार्य करती है। यद्यपि रिपल्सन मोटर की बनावट जटिल तथा मूल्य ह्रास होती है तो भी उच्च प्रारंभिक टार्क, निम्न प्रारंभिक विद्युत धारा, अधिक लोड वहन क्षमता तथा सरल घूर्णन दिशा परिवर्तन आदि के कारण उद्योगों में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है, प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा जाता है। सही उत्तर एक दूसरे से जंपर तार की मदद से जोड़ते हैं। प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा जाता है एक दूसरे की जंपर तार की मदद से। इन टर्मिनलों के परिवर्तन की गति की दिशा में परिवर्तन होता है। अगला हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि निम्न में से कथन प्रतिकर्षण प्रकार के एकल फेज प्रेरण मोटर की निर्माण विशेषताएं के संबंध में सही है। आपको बताना है आपको इसमें से कौन सा सही है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन सैलिएंट पोल टाइप के स्टेटर कुंडली सपाट क्रोड रोटर के प्रखांच में निवेशी होते हैं। क्या ये सही है कि नहीं। एक घूर्णक यानी रोटर वितरित कुंडली यानी लैप या तरंग वहन करती है तो दिक् परिवर्तक के साथ जुड़ी होती है। ये भी आपको बताना सही है कि नहीं। दिक् परिवर्तक एक अच्छी दिक् परिवर्तक होना चाहिए जिसके दंड शाफ्ट पर समांतर हों। और अगला है कार्बन ब्रश दिक् परिवर्तक के विरुद्ध चलते हैं और आर्मेचर कुंडली के माध्यम से धारा का चालन करते हैं, प्रयोग के लिए किए जाते हैं। आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि यहाँ पर आपका जैसा कि दिया गया है आंसर में आपका ऑप्शन नंबर आप कथन 1 और यहाँ पर कथन 4 और कथन 2 बिल्कुल सही हैं, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए कथन तीसरा भी नहीं सही है, बाकी सभी सही हैं। यहाँ पर हम व्याख्या के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे जो कि इस प्रकार दी गई है। प्रतिकर्षण मोटर के सिंगल फेज मोटर की निर्माण विशेषताएं निम्न होती हैं। वितरित अशून्य ध्रुव प्रकार के यानी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन सैलिएंट पोल टाइप की स्टेटर कुंडली सपाट क्रोड के प्रखांच में प्रवेश होता है। साथ ही लेप और वेव वाइंडिंग दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर से जुड़ी होती है। इसके अतिरिक्त कार्बन ब्रश दिक् परिवर्तक के विरुद्ध चलती है और आर्मेचर कुंडली के माध्यम से धारा का चालन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा मोटर उच्च प्रवर्तन वाला घूर्ण यानी हाई स्टार्टिंग टार्क पैदा करने में सक्षम है। सही उत्तर प्रतिकर्षण मोटर जो है इसमें हाई स्टार्टिंग टार्क पैदा करने में सक्षम मोटर है। चलिए, प्रतिकर्षण मोटर उच्च परावर्तक बला घूर्ण यानी हाई स्टार्टिंग पैदा करने में सक्षम है। यह प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
इसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की सीरीज में शामिल किया जाता है। जैसा कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र में दर्शाता है कि ऐसी परिमाण है। ये आपको बताना है ये कैसा चित्र दर्शा रहा है। सही उत्तर, जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज भी ऐसे चल रहा है, धारा भी ऐसे चल रही है, जो कि इसका सही उत्तर ये फेज में है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला है। अगला प्रश्न है जो कि प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है, परंतु इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई डैश डैश होती है। सही उत्तर ओम होती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई ओम होती है तथा हेनरी प्रति मीटर निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक होता है, और ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। अगला है। अगला हमारा दिया गया, उस धारा का आरएमएस मान लगभग क्या होगा जिसका अधिकतम मान 200 एम्पियर है। चलिए सिंपल सा है, जो कि मैक्सिमम आपकी धारा दी गई है 200 और यहाँ पर आरएमएस धारा निकालनी है, जो कि देख सकते हैं। फार्मूला होता है आरएमएस धारा बराबर 0.707 गुणे आई मैक्स, यानी धारा मैक्सिमम वाली उससे गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर 141.4 एम्पियर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है। अगला उत्तर दिया गया, अगला प्रश्न दिया गया जो कि इस प्रकार है, वे राशियां जो समय के साथ ज्यावक्री बदलती रहती हैं कहलाती हैं। सही उत्तर फेजर राशि कहलाती हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, विद्युत चालन के मामले में गति बलाघूर्ण संबंध वृत्तपाद थर्ड को कैसे संदर्भित किया जाता है। सही उत्तर चालन या मोटरी चालन ऋणात्मक गति और बलाघूर्ण के साथ अग्रगामी त्वरक वृत्तपाद से निरूपित करते हैं, यानी संदर्भित किया जाता है। देख लेते हैं यहाँ पर, विद्युत चालन के मामले में गति बलाघूर्ण वृत्तपाद थर्ड को चालन या मोटरी चालन ऋणात्मक गति और बलाघूर्ण के साथ अग्रगामी त्वरक वृत्तपाद से प्रदर्शित किया जाता है। आम शब्दों में इसे तर्क स्पीड अभिलक्षण कहते हैं, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं आप। अगला है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि उत्पादन मोड में प्रेरण मोटर की गति क्या होती है। सही उत्तर तुल्यकालिक गति से अधिक होती है। देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि मोटरिंग मोड में जो कि दिया गया है एनआर छोटा होता है एनएस से, यानी सिंक्रोनस स्पीड से रोटर स्पीड कम होती है। इस प्रकार स्लिप का मान भी यहाँ पर देख सकते हैं, उत्पादन जनरेटिंग, इस प्रकार सारे मान आप देख सकते हैं, ये आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला है। थ्री फेज प्रेरण मोटर के संदर्भ में बताएं कि निम्न कथन सही अथवा गलत है। चलिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अधिकतम बलाघूर्ण का परिमाण घूर्णक प्रतिरोध का पर निर्भर नहीं करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। जिस सर्पण यानी स्लिप पर अधिकतम बलाघूर्ण होता है वह घूर्णक यानी रोटर प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही, यानी दोनों बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसा कि दिया गया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का अधिकतम बलाघूर्ण का परिमाण घूर्णक यानी रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, तथा जिस सर्पण पर अधिकतम बलाघूर्ण होता है वह घूर्णक प्रतिरोध के समानुपाती होती है। अतः दोनों ही यहाँ पर कथन जो दिए गए हैं बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि इस प्रकार है, एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ सीरीज में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना, यह आपका सीरीज में नहीं जोड़ना चाहिए, जबकि आपको समांतर में इसे जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकते हैं और मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ समांतर में एक इलेक्ट्रोड जोड़ सकते हैं और भूमि के गड्ढे की गहराई बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि इस प्रकार जान सकते हैं, वो चीज़ नहीं किया जाता जो ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। चलिए, प्रणाली के मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ सीरीज क्रम में एक दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ने से इलेक्ट्रोड के भू प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसलिए भू प्रतिरोध का मान कम करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ समांतर में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड जोड़ना। अगला पॉइंट है भूमि में इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ाना और भूमि में नमक और कोयले की परत बनाना। अगला है भू संपर्कन की क्षमता डैश डैश है। सही उत्तर, जो कि प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है, बिल्कुल सही उत्तर है।
देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि इस प्रकार दिया गया है। भू यानी अर्थिंग यानी भू संपर्कन में अर्थिंग क्षमता निम्नलिखित की द्वारा बढ़ाई जाती है। जैसा कि देख सकते हैं, गड्ढे की गहराई बढ़ाकर, प्लेट की चौड़ाई बढ़ाकर, नमक व कोयले की परत बनाकर और समांतर में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड लगाकर और भूमिगत प्रतिरोध का मान कम करके भू संपर्कन की दक्षता बढ़ाई जाती है। अगला है, जैसे कि वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के डेड डैश झेलेगा। सही उत्तर, दी गई वोल्टेज को झेलेगा। वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति की दी गई वोल्टेज को झेलेगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, यदि मशीन में 4 पोल 22 स्लॉट और 6 कॉइल स्लॉट हैं तो लैप वाइंडिंग डीसी मशीन के लिए कॉइल स्पैन का मान क्या होगा। चलिए, जैसे कि आपका कॉइल स्पैन पूछा है तो कॉइल स्पैन बराबर फार्मूला होता है स्लॉट स्लॉट माइनस कॉइल स्पैन बटे ध्रुव। यहाँ पर आपका जैसे कि दिया गया है, जो कि मैं आपको बता दूँ, 22 स्लॉट दिए गए हैं, कॉइल स्पैन आपके 6 दिए गए हैं, यहाँ पर आपके 4 पोल दिए गए हैं। मान रखेंगे फार्मूले पर, यहाँ पर इस मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 5 बिल्कुल सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, 6 पोल और 40 कुंडलियों वाली दिक् परिवर्तक मशीन के लिए सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग हेतु पश्च अंतराल की गणना करना है आपको। जैसा कि 6 पोल दिए गए हैं, 40 कुंडलियाँ दी गई हैं और यहाँ पर फार्मूले पर जो कि मान रखना है, इस प्रकार पूरा मान रख देंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 13 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, 8 पोल लैप यानी 8 ध्रुव लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में 960 आर्मेचर चालक और ध्रुव 80% और ध्रुव अंतराल को कवर करता है, तो प्रत्येक ध्रुव फलक के प्रतिकारी कुंडलन के चालकों की ध्रुवता संख्या ज्ञात करना है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फार्मूले से सॉल्व करेंगे। जैसे कि चालक संख्या बराबर आर्मेचर चाल बटे ध्रुव, यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर कट पीट के पूरा जो आंसर आ जाएगा 12 चालक प्रति ध्रुव, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आप एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न, एक डीसी मशीन के आर्मेचर कुंडली की डिजाइन के संबंध में अग्र अंतराल और पश्च अंतराल के योग को आधा निम्न में से किसे संदर्भित करता है। सही उत्तर, औसत अंतराल। इस प्रकार जान सकते हैं, औसत अंतराल बराबर होता है जो कि फ्रंट पिच प्लस बैक पिच बटे 2। इस प्रकार जान सकते हैं, अग्र अंतराल प्लस पश्च अंतराल बटे 2 होता है औसत अंतराल बराबर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का नियंत्रण करता है। सही उत्तर, आधार धारा यानी बेस करंट जो है नियंत्रण करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का नियंत्रण आधार धारा यानी बेस धारा करता है। कलेक्टर क्षेत्र में 2 धाराएं प्रवाहित होती हैं, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर में जो कि ई और बी जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग के कारण कलेक्टर धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि दिया गया है, ट्रांजिस्टर का स्विचिंग डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है अथवा सही उत्तर, जो कि परिवर्ती प्रतिरोध की तरह उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का स्विचिंग डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है अथवा परिवर्तित प्रतिरोध की तरह भी ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, एक ट्रांजिस्टर में तीर का प्रतीक विद्युत धारा की दिशा किसको दर्शाता है। सही उत्तर, उत्सर्जक को। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति होती है जो पीएन डायोड की सहायता से बनाई जाती है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। अगर अंदर की तरफ तीर है तो आपका एनपीएन होगा, मतलब पीएनपी होगा। अगर बाहर की तरफ तीर है तो एनपीएन आपका होता है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि ई आपका एमीटर को प्रदर्शित करता है, बी आधार और सी जो है संग्राहक यानी कलेक्टर को प्रदर्शित करता है। तीर उत्सर्जक को दर्शाता है। यदि तीर आधार की ओर हो तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, यदि तीर उत्सर्जक की तरफ है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर करंट नियंत्रित युक्ति होती है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम रोज़ इसी तरह की एक लंबी क्लास लेके आते हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों की
से लेस होती है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है। इसलिए आप इस क्लास से रोज़ जुड़ा करें और जो क्लास में आया करें तो पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए। अगर आप हमारी पिछली सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी मैं वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक जोड़ रहा हूं, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम उसी प्रश्न को बार बार कर रहे हैं, आप चाहे हमारी पिछली वीडियो उठाकर देख लीजिए, सभी में अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं। अगर आपने अभी से वीडियो देखना शुरुआत किया है तो क्लास 1 से पूरी वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन कर पाओ और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाओ। चलिए अगला प्रश्न। एक दिशधारा डायोड के परीक्षण की विधि दी गई आकृति में दिखाई गई है, यदि डैश डैश है तो अच्छा होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यांक एक दिशा में निम्न और दूसरी दिशा में उच्च होगा। चलिए, जैसा कि पाठ्यांक निम्न को दिशा को दर्शाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस अवस्था में प्रतिरोध का मान निम्न होगा। उसी प्रकार चित्र 2 में जो है प्रतिरोध का मान उच्च होगा, क्योंकि रिवर्स बायस अवस्था में प्रतिरोध का मान उच्च होता है। अगला है, फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग डैश डैश में संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए एक मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर प्रेरित। फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग प्रेरित में संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए एक मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रेरित अचानक हुए धारा को परिवर्तन का विरोध करती है। फ्री व्हीलिंग डायोड का उपयोग पैकेज कंट्रोल रेक्टिफायर तथा प्रेरकत्व स्विचिंग परिपथ में किया जाता है। अगला है, एक नेटवर्क जो अनुप्रयुक्त सिग्नल की उपस्थिति को बदले बिना तरंग यानी वेव को एक अलग डीसी स्तर पर स्थानांतरित करता है, डैश डैश होता है। सही उत्तर क्लैंपर होता है। देखते हैं यहाँ पर, जो कि इस प्रकार दिए गए, एक नेटवर्क जो अनुप्रयुक्त सिग्नल की उपस्थिति को बदले बिना तरंग को एक अलग डीसी स्तर पर स्थानांतरित करता है, क्लैंपर होता है। क्लैंपर परिपथ इलेक्ट्रॉनिक में डीसी उपलब्धता प्रदान करने के लिए प्रभावी होता है। अगला है, अगला हमारा प्रश्न दिया गया, जो कि इस प्रकार है, कोई बाहरी वोल्टता प्रयुक्त न किए जाने पर पीएन जंक्शन पर क्या होता है। सही उत्तर जंक्शन पर एक अवक्षय क्षेत्र बनता है। जैसा कि बाहरी वोल्टता प्रदान नहीं करने पर उस अवस्था को अनबायस्ड कहते हैं। इसमें जंक्शन पर एक अवक्षय क्षेत्र बन जाता है। इस अवक्षय क्षेत्र के मध्य भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा 50 एम्पियर करंट यानी धारा को प्रवाहित करने के लिए उचित तांबे का तार प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि 16 mm² इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं 0.96 mm² 5 एम्पियर तक की धारा को, 1.29 mm² 10 एम्पियर धारा को, 4.52 mm² 25 एम्पियर धारा को, 9.35 mm² 43 एम्पियर को, 16 mm² 50 एम्पियर धारा को यहाँ पर ले जाने में यानी प्रवाहित कर सकता है इतनी धारा। ये दोस्तों इसे ज़रूर याद रखें, आपके जब एग्ज़ाम टफ बनता है तो इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला है, अगला आपको बताना, जो कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड का सही प्रतीक चुनें जो बिना स्विच वाले मुख्य फ्यूज बोर्ड को दर्शाता है। आपको बताना इसमें से कौन सा सही उत्तर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर आपका सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बिना स्विच वाला मुख्य फ्यूज बोर्ड, यही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर मैं बारी बारी आपको सभी को बता देता हूँ, जो कि इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि बिना स्विच वाला मुख्य फ्यूज बोर्ड ये दिया गया है, जो कि और जो दूसरा दिया गया है स्विच सहित मुख्य फ्यूज बोर्ड दिया गया है। तीसरा जो है स्विच सहित वितरण फ्यूज बोर्ड दिया गया है। तीसरा जो है बिना स्विच के वितरण फ्यूज बोर्ड दिया गया है। अगला है, जैसा कि सीटीएस वायरिंग प्रणाली में सीटीएस का अर्थ क्या है। सही उत्तर जो कि केबल टायर शीट्स यानी केबल टायर शीट्ड होता है। या देख लेते हैं, सीटीएस वायरिंग प्रणाली में सीटीएस का अर्थ केबल टायर शीट्स होता है।
CTS या TRS यानी टफ रबर शीथ्ड को बैटन वायरिंग भी कहते हैं। यह वायरिंग रासायनिक उद्योगों में स्थापित की जा सकती है। अगर एक 2 मिली वोल्ट सिग्नल 2 वोल्ट आउटपुट उत्पन्न कर रहा है तो वोल्टता लाभ क्या होगा? सिंपल सा वोल्टता लाभ बराबर फार्मूला होता आउटपुट वोल्टता बटे सिग्नल वोल्टता। फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1000 इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला है FET का पूरा नाम क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिस ट्रांजिस्टर में ड्रेन करंट के मान का निर्धारण विद्युत क्षेत्र के आवेश के द्वारा संपन्न किया जाता है वह फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहलाता है। इनका उपयोग टीवी रिसीवर, कंप्यूटर, ऑसिलोस्कोप आदि में पावर एम्प्लीफिकेशन तथा वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की भांति किया जाता है। अगला है FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जिसमें डेड डैश होता है। सही उत्तर उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रित वोल्टेज होता है। देखते हैं यहाँ पर, जो कि FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो पूरा नाम जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET एक वोल्टता कंट्रोल डिवाइस होती है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जो कि सोर्स, ड्रेन, गेट। फेट यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर प्रतिबाधा उच्च होती है, इनपुट प्रतिबाधा जो है। अगला है FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का संचालन किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर जो कि विद्युत क्षेत्र लागू होने पर अर्धचालक के समीप धारा में परिवर्तन, बिल्कुल सही उत्तर है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का विस्तार फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। यह एक वोल्टा कंट्रोल युक्ति होती है। FET का संचालन विद्युत क्षेत्र लागू होने पर अर्धचालक के समीप धारा में परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, जैसा कि अगला दिया गया JFET एक डेड डैश है। JFET का मतलब होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इसका सही उत्तर है वोल्टेज नियंत्रण उपकरण होता है। JFET यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक वोल्टेज नियंत्रण उपकरण है। इसका जो विस्तार है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि आप सभी लोग को मैंने आपको बता दिया। निम्न में से कौन से अर्धचालक यंत्र में ऋणात्मक प्रतिरोध लक्षण नहीं होते हैं? सही उत्तर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव होती है। सही उत्तर ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या, यहाँ पर ध्रुवों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। वेव वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या हमेशा 2 रखी जाती है। अगला है, जैसा कि DC जनरेटर में उत्पन्न EMF निम्नलिखित के समानुपाती होता है। सही उत्तर जैसे कि फ्लक्स यानी ध्रुव के और आर्मेचर की चाल के नंबर या पोल यानी ध्रुवों की संख्या पर निर्धारित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि यहाँ पर जान सकते हैं, निम्नलिखित में से किस DC सप्लाई वितरण में बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसा कि DC सप्लाई वितरण में सीरीज जनरेटर को बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा शंट बाउंड DC जनरेटर का प्रयोग निकटवर्ती विद्युत प्रदायी वोल्टता प्रदान करने के लिए होता है और ओवर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग अधिक दूरी वाले विद्युत भार को शक्ति देने के लिए किया जाता है तथा फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग कम दूरी वाले विद्युत भार को शक्ति देने के लिए किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, जो कि वे उपकरण जो एक ग्राफ शीट पर मापी जा रही मात्रा के रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें डेड डैश इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सही उत्तर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। रिकॉर्डिंग प्रकार के यंत्र वे यंत्र होते हैं जिनकी सहायता से मापी गई राशियों को किसी शीट पर ग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जबकि इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र वे यंत्र होते हैं जिसकी सहायता से केवल तात्कालिक मान को पैनल पर पढ़ा जा सकता है। अगला है, डेड डैश उपकरण वितरण से जुड़े जाने पर दी गई अवधि के अनुसार मापी जाने वाली कुल मात्रा देते हैं। सही उत्तर इंटीग्रेटिंग उपकरण वितरण से जुड़े जाने पर दी गई अवधि के अनुसार मापी जाने वाली कुल मात्रा देते हैं। इस यंत्र का उदाहरण एनर्जी मीटर है, जो कि एक समय अंतराल में एकीकृत रूप में ऊर्जा की गणना करता है। ज्ञात रहे एनर्जी मीटर में भौर धारा प्रकार का अवमंदक प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रकार के यंत्रों का उदाहरण है? सही उत्तर जो वाट मीटर होता है यह आपका उदाहरण होता है द्वितीयक का। जैसा कि
वाटमापी एक द्वितीयक प्रकार का उपयंत्र है, जबकि अन्य सभी प्राथमिक उपयंत्र के प्रकार हैं। वाटमीटर शक्ति मापन हेतु उपयोग किया जाता है। सामान्यतः एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई के लिए प्रयुक्त वाटमीटर डायनेमो प्रकार का होता है। अगला है, यंत्रों में गुरुत्व नियंत्रण यानी ग्रेविटी कंट्रोल का लाभ क्या होता है? सही उत्तर, जो कि यह श्रांति से मुक्त होता है। चलिए अगला है, अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि देख लेते, कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क के अतिरिक्त निम्न में से किस प्रकार के टार्क उन तीन प्रकार के टार्क से एक है जो किसी भी संकेतक यंत्र के संतोषजनक संचालन के लिए आवश्यक होता है? सही उत्तर, विक्षेपण बल बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर देख लेते हैं, उपकरण सूचक के संचालन उत्पन्न करने वाला बल को विक्षेपण बल कहते हैं। इस टार्क पॉइंटर को असली प्रारंभिक स्थिति से घूमने के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार के सिस्टम जिसमें विक्षेपण टार्क का प्रयोग होता है को विक्षेपण सिस्टम या मूविंग सिस्टम कहते हैं। विक्षेपण निम्न प्रकार के प्रभावों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, प्रेरकत्व प्रभाव, हॉल इफेक्ट, ये सभी होते हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता जो है, ट्रांसफार्मर की क्षमता आमतौर पर डैश में व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर, मेगा वोल्ट एम्पियर में या आप किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता आमतौर पर एमवीए में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की शक्ति भार धारा द्वारा निर्धारित होती है, जो पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। अतः ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। अगला है, एक ट्रांसफार्मर की अर्ध भार प्रताम्र हानियाँ उसकी पूर्ण भार प्रताम्र हानियों की तुलना में होगी। सही उत्तर, 1/4 होती है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार प्रताम्र हानि जो कि इस प्रकार दिए गए, अर्ध भार प्रताम्र हानि 1/2 का वर्ग गुणे यहाँ पर जो कि दिया गया, इससे भाग दे देंगे तो आपको यहाँ पर 1/4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये फार्मूला आप जरूर याद रखें, अर्ध भार प्रताम्र हानि बराबर होता है 1/2 का वर्ग, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार निकाल सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर का आकार अधिकतम होता है? सही उत्तर, 1 किलो वोल्ट एम्पियर और 25 हर्ट्ज। इसका जो है आकार सबसे निम्न अधिकतम होता है, इसका आकार सबसे अधिकतम होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी वही सबसे छोटा होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, ये सबसे छोटा होगा। समान रेटिंग के ट्रांसफार्मर में जिस ट्रांसफार्मर की प्रचालन आवृत्ति सबसे कम होगी उसकी साइज जो है अधिकतम होगी, जो कि इस प्रकार दिया गया है। अगला प्रश्न, यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं तो ट्रांसफार्मर, सही उत्तर, ऊंचाई होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण को डैश के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर, केवल वोल्टेज के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरणों को वोल्टेज के मापन के में उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण द्वारा आमतौर पर उच्च वोल्टेज का मापन होता है। यह वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान को मापता है। इसमें तरल अवमंदन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों की स्केल जो है नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम रोज़ इसी तरह की क्लास लाते रहते हैं, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर दोस्तों इसी तरह की हमारी सारी क्लासें देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं, जो कि सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं। और ये सारी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, जैसा कि निम्न में से किस उपकरण में एसी तथा डीसी के लिए समान अंशांकन होता है? सही उत्तर, तप्ततार। अगला है, एक हॉल प्रभाव में पिकअप का प्रयोग इसके मापन हेतु किया जाता है। सही उत्तर, चुंबकीय फ्लक्स। एक हॉल प्रभाव में पिकअप का प्रयोग चुंबकीय फ्लक्स मापन हेतु किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की कुल संख्या होती है। अगला है, एक तप्त तार एमीटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? सही उत्तर, जो कि मापन के लिए तापीय प्रभाव का उपयोग करना।
और विक्षेप धारा के वर्ग का अनुपातिक है। धारा के आरएमएस मान का मापन करना, ये सभी इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि दिया गया एक तप्त तार एमीटर के लिए निम्न कथन सत्य हैं, जैसे कि मापन के लिए तापीय प्रभाव का उपयोग करता है, विक्षेप धारा के वर्ग का अनुपातिक होता है और धारा के आरएमएस मान का मापन करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के यंत्र की रीडिंग तरंग रूप से प्रकार और मापित यंत्र मात्रा की आवृत्ति से स्वतंत्र होती है? सही उत्तर गर्म तार। गर्म तार प्रकार के यंत्र की रीडिंग तरंग रूप के प्रकार और मापित मात्रा की आवृत्ति के स्वतंत्र होती है। हॉट वायर के रूप में प्लेटिनम इरिडियम प्रयोग करते हैं। अगला है हॉट वायर मीटर डैश मापता है। सही उत्तर आरएमएस मान को मापता है। आरएमएस मान मतलब रूट मीन स्क्वायर होता है।